तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में हम आज पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आज का टॉपिक है डायरिया। तो सबसे पहले हम डायरिया की डिफिनेशन पढ़ेंगे कि डायरिया होता क्या है। तो डायरिया जो होता है फ्रिक्वेंट अर्जेंसी होती है, मतलब कि बार बार बाहर निकालने की इच्छा होती है लूज वाटरी स्टूल का। मतलब कि पेशेंट को फ्रिक्वेंट अर्जेंसी होती है लूज वाटरी स्टूल को निकालने की। और इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प भी देखने को मिलता है, मतलब कि पेट में मरोड़ भी देखने को मिलती है। और ये कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम होता है, मतलब कि जो डायरिया होता है ये कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम होता है। और ये माइल्ड डायरिया भी हो सकता है और सीवियर डायरिया भी हो सकता है। और ये सिम्टम होता है, साइन होता है डाइजेस्टिव इशू का, मतलब कि अगर डायरिया हो रहा है तो इसका मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में खराबी है, डाइजेस्टिव इशू हो गया है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डायरिया। तो डायरिया 2 टाइप की होती है, पहला है एक्यूट डायरिया और दूसरा है क्रोनिक डायरिया। तो सबसे पहले हम एक्यूट डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर डायरिया 2 वीक से कम होगा तो हम उसे एक्यूट डायरिया कहेंगे। ये कॉमनली जो है इन्फेक्शन के द्वारा होता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, और फूड पॉइजनिंग के द्वारा भी एक्यूट डायरिया हो सकता है। और मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट, मतलब कि अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी डायरिया हो सकता है। अब हम दूसरा देखते हैं क्रोनिक डायरिया। तो क्रोनिक डायरिया जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग डायरिया होता है, मतलब कि अगर डायरिया 4 वीक से ज़्यादा है तो उसे हम क्रोनिक डायरिया कहते हैं। तो क्रोनिक डायरिया की कंडीशन कब आ सकती है, मतलब कि जब कोई इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ हो गया हो, इरिटेबल बावल डिजीज़ जिसे आईबीएस कहते हैं ये हो गया हो, सीलिएक डिजीज़ मतलब कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ ये होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती हैं जिसमें बॉडी की सेल्स अपनी ही सेल्स पर अटैक करने लगती हैं, मतलब कि जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो अपनी ही बॉडी की सेल्स पर अटैक करती हैं। तो सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है कि ग्लूटीन प्रोटीन जो होती है, जो व्हीट, बार्ले और राई में पाई जाती है, अगर ग्लूटीन प्रोटीन बॉडी में आ गई है तो बॉडी उसके प्रति एबनॉर्मल रिएक्शन दिखाएगी। तो इस केस में ग्लूटीन प्रोटीन नहीं खाना होगा, मतलब कि व्हीट, बार्ले, राई जो है इसको अवॉइड करना होगा, इसको नहीं खाना होगा, वरना बॉडी एबनॉर्मल रिएक्शन करेगी। या तो फिर क्रोनिक इन्फेक्शन हो, मतलब कि लॉन्ग टाइम से इन्फेक्शन हो, तो इस कारण ये जो क्रोनिक डायरिया है ये हो सकता है। अब हम देखते हैं क्योज, क्या कारण है जिसके कारण ये डायरिया हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फेक्शन में अगर वायरल इन्फेक्शन हो, मेनली कि नोरो वायरस का अगर अटैक हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो जैसे कि ई कोलाई साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो गया है। तीसरा है पैरासिटिक इन्फेक्शन, जैसे कि जियार्डिया का इन्फेक्शन हो गया हो, इससे डायरिया क्योज होता है। अगला है फूड पॉइजनिंग, अगर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम कर लिया है जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और डायरिया क्योज हो जाएगा। अगला है मेडिकेशन में अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लैक्सेटिव ले रहे हैं, स्पेसिफिक कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसके कारण, इसके साइड इफ़ेक्ट के कारण डायरिया देखने को मिल सकता है। अगला है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में अगर आईबीडी है, जिसमें कि क्रोहन डिजीज़ है। क्रोहन डिजीज़ क्या होती है, तो क्रोहन डिजीज़ जो होती है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ होती है। आईबीडी मतलब कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसमें सूजन आ जाती है। अगला है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया हो, मतलब कि कोलन में अगर अल्सर बन गया हो, आईबीएस हो गया हो, इरिटेबल बावल सिंड्रोम अगर हो गया है, और सीलियक डिजीज़ जो अभी बताया है ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो कि ग्लूटीन प्रोटीन के प्रति रिएक्शन करती है अपनी ही बॉडी, तो इसके कारण जो है डायरिया क्योज हो सकता है। अगला है फूड इंटॉलरेंस, मतलब कि फूड इंटॉलरेंस के कारण, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, और अदर फैक्टर भी है जिसके कारण डायरिया क्योज हो सकते हैं। मतलब कि अगर स्ट्रेस की कंडीशन हो गई, ट्रेवल रिलेटेड फैक्टर में भी डायरिया हो सकता है, जैसे जिसे हम ट्रेवल्स डायरिया भी कह सकते हैं।
अब हम देखते हैं स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, किस तरीके से हम स्क्रीनिंग करेंगे, किस तरीके से हम डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूल एग्जामिनेशन। तो डायरिया के केस में हम स्टूल एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो स्टूल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा, कल्चर होगा और सेंसिटिविटी टेस्टिंग होगा। अगला है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में हम CBC करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट करवाएंगे और लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। चूँकि इसमें डायरिया है, ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो इसके कारण हम इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस देखेंगे और फ्लूइड लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, जिसे हम LFT कहते हैं। अगला है इमेजिंग टेस्ट। तो इमेजिंग टेस्ट में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड USG करवाएंगे, CT स्कैन करवाएंगे इफ़ इंडिकेटेड, मतलब कि अगर इंडिकेटेड है तो हम CT करवाएंगे, एब्डोमिनल USG एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। और CT कब करवाएंगे? जब सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन पता चल रहा हो तो हम CT करवाएंगे। अगला है इंडोस्कोपी। तो इंडोस्कोपी में कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी करवाएंगे, जिससे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को विजुअलाइज किया जा सके, मतलब कि देखा जा सके। अगर नेसेसरी होगा तो बायोप्सी भी करवाएंगे। अब अगला है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो फ्लूइड रिप्लेस में ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देंगे, मतलब कि ORS देंगे, जिससे कि डिहाइड्रेशन प्रिवेंट हो सके। अगला है मेडिकेशन। मेडिकेशन देंगे, जिसके कारण एंटी डायरियल मेडिकेशन देंगे। एग्जाम्पल है लोप्रामाइड। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करेंगे। अगला है एड्रेसिंग अंडरलाइंग क्यूज। तो एड्रेसिंग अंडरलाइंग क्यूज में क्या करेंगे? अगर इन्फेक्शन है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। अगर IBD IBS की कंडीशन है तो हम उसको मैनेज करेंगे, मतलब कि अगर क्रोनिक IBD IBS की कंडीशन हो रही है तो हम उसको मैनेज करेंगे। अगला है डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम बर्ड डाइट को लेंगे। बर्ड डाइट में है बनाना, राइस, एप्पल सॉस और टोस्ट। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है तो फैटी फूड और डेयरी प्रोडक्ट को हम अवॉइड करेंगे। अगर चिल्ड्रन में और अडल्ट में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंडीशन हो गई है तो इसमें हम बर्ड डाइट को रिकमेंड करेंगे, जिससे कि डायरिया जो है मैनेज हो सके। अब हम सबसे पहले देखेंगे बनाना के बारे में। तो बनाना जो होता है ईजिली डाइजेस्ट होने वाला होता है और इसमें पोटेशियम बहुत मिलता है, मतलब कि जो केला होता है ये ईजिली डाइजेस्टेबल होता है और इसमें पोटेशियम बहुत मिलता है। तो डायरिया की कंडीशन में और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है तो वो जो बनाना है वो इलेक्ट्रोलाइट को ठीक कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर देता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम ठीक ठाक मात्रा में होता है और इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। अगर डिहाइड्रेशन और डायरिया की कंडीशन में जो लॉस हुआ है इलेक्ट्रोलाइट वो उसको रिप्लेस कर देगा। अब दूसरा क्या है कि बनाना में सिंपल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तीसरा है राइस। तो जो प्लेन वाइट राइस होता है उसमें फाइबर की मात्रा लो होती है और जो प्लेन वाइट राइस होता है वो स्टूल के वॉल्यूम को कम कर देता है और स्टूल की जो फ्रिक्वेंसी बार बार आ रही है उसको कम कर देता है। तो जो राइस होता है ये ब्लेंड और जेंटल होता है और डाइजेस्टिव अपसेट के समय ये आराम से टॉलरेबल हो सकता है, मतलब कि हमारी बॉडी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपसेट के समय ये आराम से इसको ईजिली टॉलरेट कर लेगा। अब अगला है एप्पल सॉस। तो एप्पल सॉस जो होता है अनस्वीटेंड एप्पल सॉस जो होती है लो फाइबर डाइट होती है और इजीली डाइजेस्टेबल फूड प्रोटीन होती है। ये एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है और स्टूल को फर्म करती है, मतलब कि स्टूल को जो है वाटरी से सॉलिड बनाती है क्योंकि इसमें पैक्टिन का कंटेंट होता है। अगला है टोस्ट। तो जो टोस्ट होते हैं प्लेन वाइट टोस्ट जो होता है इजीली डाइजेस्टेबल होता है और ये कैलोरी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट
प्रोवाइड करता है और इसमें मिल्क को नहीं ऐड करना चाहिए और ये स्टूल को बल्क करता है, स्टूल को सॉलिड बनाता है। डायरिया में टोस्ट जो है विदाउट बटर के खाना चाहिए और अगर बटर लगानी है तो टीनी अमाउंट में, बहुत थोड़े अमाउंट में लगानी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, हमको गाइडलाइन दी गई हैं जिससे कि हम भरत डाइट को यूज कर सकते हैं, भरत डाइट को हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए गाइडलाइन दी गई हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। पहले स्मॉल पोर्शन में स्टार्ट करना चाहिए भरत डाइट को, क्योंकि जो स्टमक है वेरी सेंसिटिव है इतने समय। दूसरा है हाइड्रेशन, मतलब कि हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर फ्लूइड पिलाना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पिलाना चाहिए जैसे कि ORS हो गया, और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए वाटर देना चाहिए। मतलब कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्लियर फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जैसे कि ORS देना चाहिए। अगला है अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए? तो जब हम भरत डाइट दे रहे हैं तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, फैटी फूड को अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए, कैफ़ीन को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट है, फैटी फूड है, स्पाइसी फूड है, मतलब कि मसालेदार फूड जो है, कैफ़ीन है, अल्कोहल है, ये डायरिया को बढ़ाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के इरिटेशन को बढ़ाता है। अगला है व्हेन टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम भरत डाइट। तो भरत डाइट से किस तरीके से हम अपने डेली वाले फूड में हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं भरत डाइट जो होती है टिपिकली रिकमेंडेड होता है शॉर्ट पीरियड, मतलब कि जो भरत डाइट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड 1 to 2 डेज़ के लिए दिया जाता है। एक्यूट डायरिया के केस में, मतलब कि एक्यूट डायरिया के केस में 1 से 2 दिन के लिए भरत डाइट दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और जब स्टमक सेटल हो जाए, स्टूल फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो जाए, मतलब कि जब सिम्टम डायरिया के जो सिम्टम है ये इम्प्रूव हो जाए, मतलब कि जो स्टमक है वो सेटल हो जाए और स्टूल फ्रिक्वेंसी कम हो जाए, तब हम रेगुलर बैलेंस डाइट देंगे पेशेंट को। रेगुलर बैलेंस डाइट में सबसे पहले क्या देंगे, इजीली डाइजेस्टेबल फूड देंगे जैसे कि बॉइल्ड पोटैटो हो गया, लीन मीट्स हो गया और कुक्ड वेजिटेबल हो गया। अगला है नर्सिंग केयर क्या देंगे डायरिया वाले पेशेंट को। तो सबसे पहले है असेसमेंट। तो सबसे पहले है असेसमेंट। तो सबसे पहले पेशेंट को हम ये असेस करेंगे कि कितनी जल्दी मॉनिटर करेंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ डायरिया, मतलब कि कितनी जल्दी वो स्टूल पास कर रहा है और स्टूल की कंसिस्टेंसी क्या है, पेशेंट हाइड्रेट है या डिहाइड्रेट हो गया है, और उसके वाइटल साइन को हम चेक करेंगे। दूसरा है हाइड्रेशन। तो हम फ्लूइड इनटेक को इनकरेज करेंगे जिससे पेशेंट जो है डिहाइड्रेट ना हो पाए, और सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में IV फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे। अगला है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है ये डाइटरी गाइडलाइन के अनुसार हम प्रोवाइड करेंगे और फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट को हम मॉनिटर करेंगे। अगला है पेशेंट एजुकेशन। तो पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे कि इस मेडिकेशन के कारण आपको डायरिया हो रहा है। डाइटरी रिकमेंडेशन करेंगे कि हार्ड फूड या जो स्पाइसी फूड है इसको अवॉइड करना है, सिंपल फूड हमको खाना है। और साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे, मतलब कि पेशेंट हाइड्रेट है कि डिहाइड्रेट है ये हम उसको बताएंगे। अब हम रिफरल सिस्टम को देखेंगे। तो रिफरल सिस्टम में है परसिस्टेंट सिम्टम। परसिस्टेंट सिम्टम में अगर डायरिया जो है 2 वीक से ज़्यादा है, मतलब कि क्रोनिक डायरिया है, तो उस केस में हम रिफ़र करेंगे। अगला है सीवियर सिम्टम। सीवियर सिम्टम अगर देखने को मिल रहा है, मतलब कि हाई फीवर है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, ब्लडी डायरिया, ब्लडी स्टूल है, मतलब कि अगर ये सीवियर सिम्टम आ रहे हैं तो उसको रिफ़र करना है। तीसरा है डिहाइड्रेशन साइन। अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, माउथ ड्राई है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को, तो हम रिफ़र करेंगे। अगला है स्पेशलिस्ट रिफरल। अगर क्रोनिक और कम्प्लेक्स केसेस है तो हम गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट के पास रिफ़र करेंगे। अगर परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो रहा है
तो इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट को हम रिफ़र करेंगे। अब हम देखते हैं कम्प्लिकेशन। अगर ज़्यादा टाइम तक डायरिया रहा तो उसके क्या कम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पहला है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, स्पेशली यंग चिल्ड्रन और ओल्डर अडल्ट में। अगला है माल न्यूट्रिशन। अगर क्रोनिक डायरिया की कंडीशन हो रही है तो उसमें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे, जिससे कि पर्सन माल न्यूट्रिस हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। चूँकि डायरिया हो रहा है तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो जाएंगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। और ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो पर्सन शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है। अगला है सेकेंडरी इन्फेक्शन। अगर लंबे समय से एंटीबायोटिक खा रहे हैं, इम्यून सिस्टम सप्रेजेंट खा रहे हैं, तो इस केस में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।